6 फीट हाइट, उम्र 25 साल, सांवला रंग, गहरी काली आंखें जिनमें बहुत सारा दर्द है। हैंडसम सा लड़का रात के 1:30 बजे अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लड़के के हाथ में वाइन की बोतल थी और आंखें आंसू से भरी हुई थीं। वो अपनी गाड़ी तेजी से ड्राइव कर रहा था। लड़के को बार बार एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे तो होश भी नहीं था कि कहाँ जा रहा है। उसे एक ही बात याद आ रही थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक लड़की लड़की की आवाज़ जैसे कानों में सुई सी चुभ रही थी। ये आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही थी, जिस कारण उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसकी आंखों से बहते आंसू उसका दर्द बयान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़का एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक देता है और बाहर आकर वाइन पीने लगता है और पूरी बोतल खाली करके वहीं रोड पर फेंक देता है, जिसके कई टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसने अपने हाथों को बोनट पे जोर से मारता है, पर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। तो उसने अपने पैर को गाड़ी के टायर पर मार दिया और चिल्लाया, क्यों? क्यों? मैं ही क्यों? प्रियंका, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों धोखा दिया मुझे? प्रियंका, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो मेरा सारा दर्द खत्म कर दोगी। फिर तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया? तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हारी बाहों में सारा दर्द भूल जाता था और तुमने क्या किया, मेरा दिल तोड़ दिया और मुझे छोड़कर चली गई। क्यों प्रियंका, क्यों? इतना कहकर वह लड़का रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद वो वहां से चला गया। लड़के ने थोड़ी देर ड्राइव की होगी कि उसके सामने एक लड़की आ गई। लड़के ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। लड़के ने देखा, लड़की ने ब्लू रंग की सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों से ऊपर ही थी। गोरा रंग, नीली आंखें जो समुंदर सी सुंदर थी, डार्क रेड लिपस्टिक और हाथों में डायमंड का ब्रेसलेट। लड़की एक परी की तरह थी सुंदर। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन लड़के ने एक नज़र देखकर अपना चेहरा फेर कर कहता है कि मरना है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के सामने से हटो। उस लड़की के हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक थी। वो खड़े होकर हॉकी स्टिक से गाड़ी के बोनट पर मारती है। दिमाग खराब है क्या? मुझे बर्जन मारोगे क्या? गाड़ी चलानी नहीं आती तो बाहर निकलो। कुत्ते कमीने, मैं मर जाती तो। निकल निकल बाहर। नहीं निकला बाहर तो मैं गाड़ी तोड़ दूंगी, कह के उसने गाड़ी में हॉकी से फिर से मार दिया। लड़के का दिमाग पहले से ही खराब था और ऊपर से यह लड़की उसको और गुस्सा दिला रही थी। लड़के ने गाड़ी से बाहर आकर लड़की से कहा, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। इतना कह के वो पलटा और गाड़ी में जाने के लिए, लेकिन लड़की उसके एकदम सामने आ जाती है और उसके कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, इतनी सुनसान रोड पर एक लड़की को अकेले छोड़कर जा रहे हो, दिमाग है कि नहीं? लड़के ने जब लड़की को अपने कॉलर पकड़े देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और एक झटके से अपना कॉलर छुड़ाकर लड़की को पलट दिया और उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी उंगलियों के निशान लड़की की बाजू पर पड़ गए और लड़की इस तरह पकड़ने के कारण गाड़ी से लग गई। लड़की एक पल को डर गई, लेकिन फिर उसने अपने पैर से लड़की के पेट पर वार करना चाहा, पर लड़के ने एक हाथ से उसका वार रोक दिया। लड़की ने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे। लड़के ने कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूंगा। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, पहले प्यार के दिखावा करती हैं, जब लड़का प्यार करने लगे तो उसका दिल तोड़ देती हैं। इतना कहकर लड़के ने उस लड़की को झटक दिया। ऐसा होने पर लड़की गिरने को हुई, पर उसने खुद को संभाल लिया। लड़की ने देखा लड़का जा रहा है तो उसने कहा, लड़की कोई मौका नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। इंडिया के स्लोगन पूरी दुनिया में फेमस है, अतिथि देवो भव। लड़के ने कहा, अकेली कहाँ हो? गज भर की जुबान तो है तुम्हारे पास, हॉकी स्टिक भी ले रखी है, तुम्हें कौन परेशान करेगा? लड़की उसके करीब आई तो उसे वाइन की स्मेल लगी, तो लड़की ने कहा, अच्छा तुमने पी रखी है, तुम्हें पता है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में तुम अंदर जा सकते हो। लड़का इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसने अब लड़की को इग्नोर करना ही सही समझा और लड़की के हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने से हटाया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। लड़की ने थोड़ा तेज से कहा, वही लाइफलाइन, मैं आज ही अमेरिका से आई हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है, प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो, मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज़। लड़के ने कहा, तुम्हारी जुबान देखकर तो लगता नहीं है कि तुमने अमेरिका की शक्ल भी देखी होगी। लड़की ने गुस्से से कहा, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि गलियों में झाड़ू लगाते हो। लड़के ने कहा, जस्ट शट अप, हटो मेरे सामने से, मुझे जाना है। लड़की ने देखा लड़का जा रहा है तो उसने कुछ सोचा।
अरे अगर मुझे अकेला छोड़कर चला गया तो? नहीं नहीं, कितनी देर बाद तो एक गाड़ी मिली है, वो भी मैं लड़ने लगी। कैसे भी करके मुझे इसे मनाना होगा ताकि ये मुझे लिफ्ट दे दे। लड़की ने फिर कहा, ओ लाइफलाइन, क्या इंडिया में अकेली लड़की को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं? प्लीज लाइफलाइन, मुझे लिफ्ट दे दो ना, मुझे सनशाइन होटल जाना है। लड़के ने कहा, तुम इतना परेशान हो और इतनी जिद कर रही हो तो चलो बैठो गाड़ी में। लड़की बैठ गई। लड़का ड्राइव करने लगा। कुछ देर गाड़ी में खामोशी रही। उसके बाद लड़की ने कहा, दिल टूट गया है तभी ड्रिंक की है तुमने? वैसे मेरा दिल और सपने भी आज ही टूट गए, पर मेरा दिल जो तोड़ता है ना, मैं उसको पूरा तोड़ देती हूँ। लड़की ने कहा, यू नो मिस्टर लाइफलाइन, जब दिल टूटता है तो बहुत दुख होता है, पर जब सपना टूटता है तो भी दुख होता है, और जब दोनों साथ टूटते हैं ना तो इंसान टूट जाता है। मेरा दिल और सपना दोनों आज ही टूट गए। आगे अपनी बात कहते हुए लड़की ने कहा, इसलिए मैंने उसकी हड्डियां तोड़ दी। सही किया ना मैंने? लाइफलाइन। लड़की बहुत देर तक खुद में ही बातें करती रही, पर लड़के ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो तो चुपचाप अपनी गाड़ी ड्राइव करता रहा। 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद लड़के ने गाड़ी को होटल सनशाइन के सामने रोक दिया। उस लड़के ने बैक सीट से अपना ब्लेजर उठाकर लड़की की तरफ फेंकते हुए कहा, इसे पहनो और निकलो गाड़ी से, तुम्हारी मंजिल आ गई है। उस लड़की ने अपनी आंखें छोटी करके लड़के को घूरा और बोली, तुम प्यार से भी तो दे सकते थे, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? लड़के ने कहा, तुम लड़कियों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है, और तुम्हारी ड्रेस पीछे से फटी है, इसलिए इसे पहनो और निकलो यहाँ से। लड़की मुंह बनाकर गाड़ी से उतर गई। उतरने के बाद लड़की ने कहा, हाय, माई सेल्फ अरिका सिन्हा। लेकिन लड़के ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। लड़का रात के 4 बजे के आसपास अपने घर पहुंचा। लड़खड़ाते कदमों से वह हॉल में पहुंचा। वो गिरने को हुआ तो किसी के मजबूत 2 हाथों ने उसे संभाल लिया और धीरे से कहा, अक्षित, तुमने ड्रिंक की है? पूरे घर में अंधेरा था। अक्षित ने कहा, अथर। अथर्व 24 साल का लड़का जो अक्षित के मामा का बेटा है। 5 फुट 11 इंच हाइट, गोरा रंग, ब्राउन आइज, हैंडसम और खुद का अपना बिजनेस। अथर्व ने कहा, अक्षित भाई चलो चुपचाप, दादाजी या कोई और उठ गया ना तो गुस्सा करेंगे। दोनों कुछ कदम ही चले थे कि एकदम से सारी लाइट्स ऑन हो गई। उनके सामने 75 साल के बूढ़ा आदमी खड़ा था। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उनके एक हाथ में छड़ी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अक्षित। उनकी आवाज़ सुनकर अक्षित और अथर्व दोनों ने घूमकर अपना सिर नीचे करके खड़े हो गए। दादाजी ने कहा, तुम क्यों अपने नाना जी की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? 26 साल पहले तुम्हारी माँ ने घर छोड़कर मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया था। अब तुम भी वही कर रहे हो। नाना जी ने गुस्से में अपनी बात आगे कहा, हमने हजारों बार तुमसे कहा था प्रियंका तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, और पूरी तरह उस लड़की के प्यार में पागल हो गए, और अब वो तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम प्रियंका से अपनी बेइज्जती करवाकर अब पागल बने घूम रहे हो। तभी एक आवाज और आई, भैया, भला इसको देखकर लगता है कि कोई लड़की इससे शादी करेगी? इसका तो रंग ही सांवला है, और प्रियंका कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी। इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। आखिर प्रियंका के भी तो कुछ अपने अरमान होंगे। वो भी तो सुंदर लड़के से शादी करना चाहती होगी। इसके साथ शादी करती तो सब उसका मजाक उड़ाते और कहते, लंगूर के गले में मोतियों की माला, इसलिए प्रियंका ने इसे छोड़ दिया। तभी वह 17 साल की लड़की आई और उसने बूढ़ी औरत को देखकर कहा, बुआ दादी, कभी तो अच्छा बोल लिया कीजिए। भगवान कृष्णा भी तो सांवले थे, फिर भी पूरा जग उनका दीवाना था। प्रियंका तो भाई के लायक ही नहीं थी। आप देखना, एक दिन प्रियंका पछताएगी क्यों उसने भाई को छोड़ा, क्यों उनका दिल तोड़ दिया। पर तब भाई अपनी जिंदगी में आगे निकल चुके होंगे और वो वहीं पीछे ही रह जाएगी। बुआ दादी उसकी बात सुनकर कहती हैं, मैं भी देखती हूँ कितनी सुंदर लड़की से मिलेगी। लड़की ने कहा, देख लेना, इतनी सुंदर भाभी भाई की जिंदगी में आएंगी कि प्रियंका तो उनके सामने फीकी लगेगी। भाभी बिल्कुल परी लोक की रानी की तरह होंगी सुंदर। दादाजी ने सालू को डांटते हुए कहा, तुम्हें हमने यही सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। ये कौन सा तरीका है बुआ दादी से बात करने का, जो तुम उनसे ऐसे बहस कर रही हो? सालू ने कहा, दादाजी, आप बुआ दादी को तो कभी नहीं डांटते हो। उन्होंने क्या ठेका ले रखा है अक्षित भाई को हमेशा जली खोटी बातें सुनाने का? अक्षित भाई उनकी इज्जत करते हैं
तो बुआ दादी हर वक्त उनको सुनाती रहती हैं। सालू इतना कहकर अक्षित के पास गई और सालू और अथर्व दोनों मिलकर अक्षित को अपने साथ उसके कमरे में लेकर चले गए। उनके जाने के बाद बुआ दादी और दादाजी भी अपने अपने कमरों में चले गए। अथर्व सालू अक्षित के कमरे में पहुंचकर अक्षित को बेड पर बिठा दिया और फिर अथर्व ने अक्षित के कपड़े बदलवा दिए। अक्षित थोड़ा होश में था और थोड़ा नशे में। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अथर्व और सालू की माँ अंदर आती है। वो जाकर अक्षित के पास बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा भूख लगी है, क्या खाना लाऊं खाने को? अक्षित ने अपनी मामी की तरफ देखा और कहा, मामी धोखा खा के बैठा हूँ, अब तो कुछ खाने का मन नहीं है। सालू ने कहा, भाई वो लड़की बेकार थी, मैंने तो आपसे कहा था कि वो आपके लायक नहीं है। अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो आपकी लाइफ ही बर्बाद हो जाती। मैं कहा था ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आपको पसंद थी तो सोचा आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखना वो चुड़ैल कभी खुश नहीं रहेगी। आपको रुलाया है उसने, वो भी रोएगी आगे चलकर। अथर्व ने कहा, अक्षित भाई बस करना यार, तू तू तो समझदार है ना, और इतना बड़ा लॉयर भी है, तो ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा। और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझे ऐसे देखकर। चलो अब सो जाओ, मामी ने कहा। अक्षित बेटा तू तो बहुत स्ट्रांग है ना, ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। और फिर उन्होंने अक्षित के सर पर हाथ फेरा और कमरे से चली गईं। अथर्व और सालू भी प्यार से उसे समझाकर और सोने की कहकर कमरे से चले गए, लेकिन अक्षत की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। बहुत समय तक बेचैन रहने के बाद और प्रियंका को याद करके आखिर में अक्षत को नींद आ ही गई। सुबह जब अक्षित की आंखें खुली तो उसके सामने आरिका का चेहरा नजर आया। अक्षित ने दोबारा अपनी आंखों को बंद करके खोला तो उसकी अधखुली आंखों में आरिका ही नजर आई। अक्षित ने कहा, अब सपनों में भी यही लड़की आने लगी, हद हो गई अब तो। अक्षित ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और खोली तो आरिका उसके पास ही खड़ी थी। अक्षित ने कहा, निकलो मेरी गाड़ी से, अब क्या मेरे साथ मेरे घर भी चलोगी? ऐसा कह के वो उठकर बैठ गया। तब उसने देखा वो गाड़ी में नहीं बल्कि अपने कमरे में है। अक्षित ने गुस्से में आरिका को देखा और बोला, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कौन हो तुम? आरिका ने कहा, लाइफ लाइन, मुझे ना बहुत जोर की सूसू आई थी और मुझे बाथरूम भी नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ आ गई। अक्षित ने आरिका की बात सुनी तो कहा, हो गया सूसू, अब निकलो मेरे कमरे से, यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? आरिका ने कहा, घर पर मेहमान आते हैं तो क्या तुम ऐसे बात करते हो? मैं अमेरिका में सुना था कि इंडिया में मेहमानों को भगवान के समान समझा जाता है। अक्षित आरिका की बातें सुनकर इरिटेट होकर आवाज लगाई, मामी, मामी, ये कौन है लड़की जो मेरे कमरे में घुस आई है और जा भी नहीं रही है? अक्षित की आवाज़ सुनकर शांति उसके कमरे में आई। शांति ने कहा, अक्षित बेटा क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे, कुछ काम है क्या? फिर उनकी नज़र आरिका पर पड़ी। फिर उन्होंने आरिका से कहा, तुम यहाँ अक्षित के कमरे में क्या कर रही हो? आरिका ने कहा, आंटी जी, वो मुझे बहुत तेज सुसु आई थी और बाथरूम भी नहीं मिल रहा था, तो इस कमरे में आ गई। शांति ने आरिका की बात सुनी तो अक्षित से कहा, अक्षित यह है आरिका सिन्हा, नाना जी के दोस्त के बेटे की बेटी, अमेरिका से आज ही सुबह आई है, कुछ दिन ये यहीं रहेगी। अक्षित ने मामी की बात सुनकर आरिका से कहा, आरिका तुम इस कमरे में गलती से या जानबूझकर या किसी कारण से भी नहीं आओगी। मुझे नहीं पसंद मेरे कमरे में कोई आए। उम्मीद है तो मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी। आरिका ने अक्षित से कहा, लाइफ लाइन, तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम इतनी सुंदर लड़की पर फिदा ना हो जाओ, इसलिए ही मुझे खुद से दूर रहने को कह रहे हो? लाइफ लाइन, दिल टूट गया तो क्या जीना छोड़ दोगे? आरिका की बात सुनकर शांति को बहुत बुरा लगा। उन्होंने आरिका का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गईं। शांति ने आरिका को डांटते हुए कहा, अच्छे से दूर रहो, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश भी मत करो। शांति ने दुखी होकर कहा, मेरा बेटा पहले ही बहुत दुखी है, मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण वो और दुखी हो। हारिका ने कहा, आंटी मैं तो बस मजाक कर रही थी, जिससे अक्षित के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। शांति ने कहा, बिल्कुल नहीं, अक्षित से किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं, दूर रहो मेरे बेटे से। उसके बाद शांति हारिका को लेकर हॉल में चली गई। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। जयदेव ने दादाजी से कहा, पापा जी, काशी में कुछ काम है और मीटिंग भी है, इसलिए मुझे कुछ दिन के लिए जाना है। दादाजी ने कहा, ठीक है जाओ। जयदेव नाश्ता करके काशी के लिए चले गए। दादाजी ने आरिका को
दादी बुआ, अथर्व, सालू मामी और मामा जी के बारे में बताया। अक्षित भी तैयार होकर हॉल में आया। अक्षित को देखकर आरिका ने कहा, दादाजी आपने लाइफलाइन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, ये कौन है? अक्षित चुपचाप जाकर चेयर पर बैठने लगा कि तभी दादी बुआ बोली, ये अक्षित है, कामचोर। अक्षित के बारे में दादी की बात सुनकर आरिका को बहुत बुरा लगा। दादी बुआ की बात सुनकर अक्षित खड़ा हो गया और मामी से कहा, मामी मुझे देर हो रही है, ऑफिस में जाकर ही नाश्ता कर लूंगा। ये कहकर जाने लगा। आरिका ने जोर से कहा, बुआ दादी, ये आपका घर नहीं है। आरिका की बात को सुनकर दादी बुआ शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उनके बेटे बहू ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। तभी से वो अपने भाई के साथ उनके घर में रह रही हैं। यह बात आरिका को उसके दादाजी ने बताई थी। आरिका ने कहा, क्यों सालू, सही कह रही हूं ना मैं? घर में दो कामचोर हैं, एक लाइफलाइन, एक दादी बुआ। लाइफलाइन तो एक बहुत बड़े लॉयर है, पर दादी बुआ तो कुछ नहीं करती, तो कामचोर हुई ना। अगर लाइफलाइन का घर नहीं भी रहा तब भी कुछ न कुछ कर ही लेंगे, पर दादी बुआ का घर नहीं रहा तो वो कहाँ जाएंगी? दादाजी ने गुस्से में कहा, चुपचाप नाश्ता करो। आरिका की बात सुनकर सालू खुश हो गई और उसने आरिका से हाथ मिलाते हुए कहा, पहले मैं अकेली भाई के लिए लड़ती रहती थी, अब आप भी मेरे साथ हो, आपकी और मेरी खूब जमेगी। आरिका की बात अक्षित ने भी सुन ली थी, पर वो चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। अब तक अथर्व भी ऑफिस के लिए निकल गया। तभी शांति ने अथर्व को आवाज लगाकर कहा, अथर्व अपना फोन भूल गए। आरिका ने कहा, आंटी जी लाइए, मैं दे आती हूँ। आरिका फोन लेकर अथर्व के पास गई और अथर्व को फोन देते हुए कहा, अथर्व, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने है, तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? तुम्हारे दिल में घंटी नहीं बजती क्या मुझे देखकर? अथर्व ने स्माइल की और कहा, बेशक तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरे दिल में तो पहले से ही कोई है, इसलिए तुम्हारे लिए घंटी नहीं बजेगी। इतना कहकर अथर्व गाड़ी में बैठकर चला गया। आरिका ने मुंह फुलाकर कहा, लाइफ लाइन तो मुझसे बात भी नहीं करता, और अथर्व की तो पहले से ही लवर है। अमेरिका में तो आधा से ज़्यादा लड़के मेरी खूबसूरती के पीछे दीवाने हैं, और यहाँ देखो ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आरिका ने अपना सर पकड़कर कहा, मैं तो वर्जन ही मरूंगी। रात में अक्षित जब घर आया तब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। शांति मामी ने अक्षित को आवाज़ देते हुए कहा, बेटा हाथ धो लो, खाना खा लो आके। अक्षित ने मना करते हुए कहा, मामी मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर अक्षित अपने कमरे की तरफ चला गया। आरिका ने कहा, आंटी ये हमेशा ही ऐसे रहता है क्या, सड़ू सा? ना किसी से बात करना, ना ही साथ खाना खाते हैं। दादी बुआ बीच में ताने देते हुए बोली, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो हर वक्त बकबक करता रहे, कुछ लोग शांत भी रहते हैं। आरिका ने भी तुरंत कहा, पर मैंने आपको तो कभी चुप नहीं बैठे देखा है। शांति ने आरिका को डांटते हुए चुपचाप खाना खाने को कहा। डिनर फिनिश करने के बाद आरिका किचन में शांति के पास चली गई। आरिका ने कहा, आंटी एक प्लेट में खाना लगा कर दे दीजिए प्लीज, मैं जाकर अक्षित को जाकर दे दूंगी, तो वो भी खा लेगा। शांति ने आरिका से कहा, अभी तुम्हें आए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ज़्यादा ही फिक्र नहीं कर रही अक्षित की। आरिका ने कहा, आंटी आप नहीं चाहती कि अक्षित खाना खा ले? शांति ने कहा, तुम यहाँ मेहमान हो इसलिए चुपचाप रहो और चली जाओ यहाँ से, अक्षित से दूर रहो, उसके आसपास भी मत जाना। और अक्षित ने कहा है वो खाना नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, तो कोई कितना भी कह ले वो खाना नहीं खाएगा। आरिका ने कहा, अगर मैंने अक्षित को खाना खिला दिया तो? लगाइए सर। शांति ने आरिका का हाथ पकड़कर कहा, अक्षित को तुमसे लगाव हो गया और फिर तुम उसे छोड़कर चली गई तो? इसलिए दूर रहो अक्षित से, वैसे भी उसका दिल टूट गया है। आरिका ने भी शांति मामी के हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा और कहा, अगर अक्षित को मुझसे लगाव हो गया तो मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। शांति हैरानी से आरिका को देखने लगी। आरिका ने कहा, वक्त आने पर आप सब जान जाएंगी, मैं यहाँ अक्षित के लिए ही तो आई हूँ। आरिका की बात सुनकर शांति खुश हो गई। शांति ने कहा, तुम सच में अक्षित के लिए ही आई हो? आरिका ने कहा, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा? आरिका ने कहा, मैं अमेरिका से 10 साल बाद इंडिया क्यों आऊंगी? मैं यहाँ अक्षित के चक्कर में ही आई हूँ। आपको अभी कुछ पता नहीं है। शांति ने कहा, तुम सच में अक्षित को कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? आरिका ने कहा, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी आंटी, मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ अक्षित के लिए ही आई हूँ। पर अक्षित तो मुझसे बात भी नहीं करता, प्यार क्या खाक करेगा? आरिका ने कहा, आंटी पहले आप मुझे खाना दे दीजिए, मैं अक्षित को खाना खाने को दे दूंगी और बातें बाद में आपसे करूंगी। शांति ने एक प्लेट में खाना लगाकर आरिका को दे दिया।
आरिका प्लेट लेकर अक्षित के रूम की तरफ चली गई। आरिका अक्षित के कमरे के बाहर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी, फिर भी आरिका ने हिम्मत करके गेट को नॉक किया। कमरे से अक्षित ने कहा, मामी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आरिका ने कहा, अक्षित मैं हूँ आरिका। अक्षित ने कहा, क्या काम है, क्यों आई हो यहाँ? जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ, मैंने मना किया था ना यहाँ आने को। हारिका ने कहा, अक्षित तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? अक्षित ने कहा, किस पागल ने कहा कि मैं तुमसे डरता हूँ? यही पागल जो बाहर खड़ी है। मुझे यकीन है अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त रहे ना, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। हारिका ने पूरे विश्वास के साथ कहा। अक्षित ने कहा, दिमाग है या नहीं कि अमेरिका छोड़कर आई हो? हारिका ने कहा, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अगर तुम मेरे साथ कुछ घंटे के लिए रहे तो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें तो देवदास बनना है। यह सुनकर अक्षित ने गेट खोल दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? हारिका ने कहा, ये खाना खा लो, मैं चुपचाप चली जाऊंगी और तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। अक्षित को लगा कि अगर वो खाना खा लेगा तो हारिका चली जाएगी, तो उसने वो प्लेट लेकर गेट बंद कर लेता है। हारिका ने कहा, अगर तुमने खाना नहीं खाया और फेंक दिया तो इसलिए मेरे सामने खाओ। अक्षित ने गेट खोलकर कहा, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? हारिका अक्षित को एक तरफ करके कमरे के अंदर आ गई और खुश होकर कहा, जिसके पीछे आधा अमेरिका पागल है और मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी होकर तुम्हें खाने के लिए मना रही है और तुम एटीट्यूड पर एटीट्यूड दिखाते जा रहे हो। हारिका ने कहा, देखो मैंने तुम्हारा कमरा भी नहीं देखा है। सुबह आई थी तो तुमने भगा दिया था, पर अब देख लेने दो। अक्षित ने कहा, मेरा कमरा आगरा का ताजमहल नहीं जो तुम्हें देखना है। बाहर खड़े होकर भी पूरा कमरा दिखता है, वहां खड़े होकर भी तुम देख सकती हो। अब जाओ यहाँ से। आरिका को भी गुस्सा आ गया था। उसने अक्षित के गले में अपनी बाहें डालकर किस करने लगी। आरिका अक्षित को किस कर रही थी कि अक्षित ने आरिका की बाजू पकड़कर धक्का दे दिया। ऐसा झटका लगने से आरिका संभल नहीं पाई और पास में रखी टेबल से उसका सर लग गया, जिससे खून निकलने लगा। आरका ने सिर पर हाथ रखकर देखा तो खून निकल रहा था। वो अक्षित को देखकर बोली, क्या तुम पागल हो? तुम्हें अकल है या नहीं? एक किसी तो कर रही थी, ऐसे कौन धक्का देता है? अक्षित ने पलटकर गुस्से में कहा, तुम्हारे अंदर शर्म है या नहीं? कितनी बदतमीज हो, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो मेरे कमरे से। आरिका को भी गुस्सा आ गया और कहने लगी, जा रही हूँ दादाजी के पास बोलने कि तुमने मेरा सिर फोड़ दिया। अक्षित ने भी गुस्से से कहा, और क्या कहोगी? तुम मुझे किस कर रही थी और मैंने तुम्हें धक्का दे दिया और तुम गिर गई जिससे चोट लग गई। तो जाओ कह दो नाना जी से, और सच ही बोलना जाकर नाना जी को। आरिका ने स्माइल करके अक्षित को देखा और फिर बोली, पहले मेरी चोट पर बैंडेज कर दो। अक्षित ने आरिका की चोट को डेटॉल से साफ किया और फिर बैंडेज कर दी। आरिका ने कहा, तुम्हें क्या मैं इतनी पागल लगती हूँ जो दादाजी को यह कहूँगी कि मैंने तुम्हें किस किया? मैं तो उनको यही कहूँगी कि अक्षित ने मुझे ज़बरदस्ती किस किया और मेरे मना करने पर धक्का दे दिया, जिससे मैं संभल नहीं पाई और चोट लग गई। हारिका की बात को सुनकर अक्षित को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम अमेरिका से ही आई हो ना? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पागल हो और तुम्हारे अंदर अकल तो बिल्कुल नहीं है। जाओ जाके पहले जाकर डॉक्टर को दिखाओ। कितना झूठ बोलती हो तुम, झूठी कहीं। नाना जी से झूठ बोलोगी? आरका ने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ मैं दादाजी को यही कहूँगी जाकर। अक्षित मुझे किस कर रहा था और उसने ही मुझे धक्का दिया, जिससे मेरे चोट लग गई। बाय, मैं जा रही हूँ दादाजी से तुम्हारी शिकायत करने। अक्षित ने देखा कि आरिका गेट से बाहर निकल गई है, तो वो जल्दी से बाहर आकर आरिका की बाजू पकड़कर अपने कमरे में लाकर गेट लॉक कर देता है। अक्षित ने आरिका का हाथ छोड़ा और पूछा, क्या चाहती हो तुम? आरिका ने कहा, जो कि अधूरी रह गई अब वो तुम करोगे। अक्षित ने जब पूरी बात सुनी तो जमसा गया और उसकी नजरें झुक सी गईं। उसने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, जाओ यहाँ से अब। हारिका ने कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ दादाजी के पास। अक्षित ने कहा, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? ऐसे कहीं होता है क्या? मैं नहीं करूँगा कुछ। हारिका ने अक्षित के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, क्यों नहीं होता ऐसा? और फिर हारिका ने अक्षित के हाथों को अपनी कमर पर लपेट दिया और अक्षित की कॉलर को पकड़कर अपने पास खींच लिया और किस करने लगी। हारिका और अक्षित दोनों की आंखें बंद थीं। अक्षित कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, पर उसके कान लाल हो गए थे। आरिका अक्षित को फील कर रही थी। कुछ मिनट बाद अक्षित ने आरिका को खुद से दूर झटक दिया।
अक्षित की नजरें अब भी झुकी हुई थीं। उसने कहा, तुम जो चाहती थी हो गया ना, अब चली जाओ मेरे कमरे से। आरिका ने कहा, ऐसी कैसे चली जाऊं? मैं तुम्हें किस करना सिखाया? अब तुम मुझे एक डीप किस करो, मैं भी तो देखूं तुमने किस करना सीखा है या नहीं। वैसे भी तुम फील नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे। जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगी। अक्षित तो नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि भले ही उसकी गर्लफ्रेंड थी पर उसने कभी किस नहीं किया था। उनके बीच कभी कुछ नहीं हुआ था और अक्षित ने कभी सोचा नहीं था कि कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आरिका को किस करनी पड़ेगी। आरिका ने कुछ पल सोचा, फिर उसे लगा कि अक्षित को बहुत ही परेशान कर चुकी है, तो अब ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। तो उसने कहा, तुम पहले खाना खा लो, मैं चुपचाप चली जाऊंगी और लौट कर नहीं आऊंगी। असित को लगा अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो खाने की प्लेट लेकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। आरिका ने कहा, आराम से खाओ, नहीं तो मैं नहीं जा रही, और तुम्हें मुझे किस भी करना पड़ेगा तो सोच लो और आराम से खाओ। आरिका की बात सुनकर अक्षित सही से खाना खाने लगा और खाना खाकर प्लेट आरिका को दे दी और कहा, आप जाओ और प्लीज अब मुझे परेशान मत करना, ना इस तरफ आना। आरिका प्लेट लेकर जाने लगी और गेट के पास खड़े होकर बोली, वही लाइफलाइन, कल तो मुझे किस करोगे, भूल मत जाना वरना दादाजी से शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर आरिका चली गई। अथर्व का ऑफिस। तुम ही तो हो जो महसूस होती हो हर लम्हा, जो तुम ना होती तो शायद धड़कनें एक शोर सी लगती। अथर्व अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके ठीक सामने एक विंडो थी और पूरी कांच की बनी थी, जिससे बाहर का सब दिखता था, पर बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। अथर्व विंडो के बाहर देखने लगा, जहाँ एक लड़की बैठी थी जो कुछ काम कर रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था और दुपट्टा गले में डाला हुआ था। वो लड़की बहुत सुंदर थी। अथर्व काम कर रहा था, साथ ही वो उस लड़की को बार बार देख लेता था। अथर्व ने अपने मन में कहा, 1 साल से ज़्यादा हो गया पर यह लड़की मेरे दिल की बात ही नहीं समझती। कब मैं हिम्मत करके अपने दिल की बात उससे कह पाऊंगा। अथर्व ने फ़ोन करके कहा, गौरी को मेरे केबिन में भेजो। वह लड़की जिसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, गले में चुन्नी डाल रखी थी, देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र करीब 20 के आसपास होगी। वह अथर्व के केबिन में आई। गौरी की नज़रें झुकी हुई थीं। वो अथर्व को देख भी नहीं रही थी। गौरी ने अथर्व से कहा, सर आपने बुलाया, कुछ काम था क्या आपको? अथर्व की नज़रें जो कि गौरी के ऊपर ही थीं। अथर्व गौरी की झुकी नज़रों को देखकर अपने मन में बोला, इतना समय हो गया साथ काम करते हुए, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अथर्व अपने ख्याल को झटक कर एक फाइल लेकर गौरी को देकर कहता है, इसे रीड करके शाम तक कंप्लीट कीजिए और मुझे दिखाइए। गौरी जाने लगी कि अथर्व ने कहा, मिस गौरी। गौरी रुक कर खड़ी हो गई तो अथर्व धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा, जिससे गौरी थोड़ी घबराने लगी। घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। वो अथर्व के कदम ही देख रही थी, जो उसके करीब ही बढ़ा आ रहा था। अथर्व गौरी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से गौरी के कान में कहा, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी भिजवा देना। गौरी की आंखें हल्की नम हो गई थीं और उसकी आंखों से एक आंसू गाल पर आ गया। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। गौरी के जाने के बाद अथर्व के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो वहीं दीवार से लगकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में कहा, तुम तो बिना देखे ही जान ले लेती हो। एक मैं हूँ जो पूरे दिन तुम्हें देखता रहता हूँ, और एक तुम्हारी घबराहट ने तो मेरा कत्ल ही कर दिया। ऑफिस आवर खत्म हो गया था। शाम के 5 बजे अथर्व अपने केबिन से बाहर निकलकर घर जाने के लिए निकलने लगा, तो देखा कि सभी एम्प्लॉय काम्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर गौरी भी खड़ी होकर सबको देख रही थी। अथर्व गौरी के जस्ट पीछे ही खड़ा हो गया और गौरी को देखने लगा। काम्या केक कट कर रही थी, सभी क्लिपिंग कर रहे थे। काम्या ने सबको केक खिलाया और सबने काम्या को विश किया और सब उसको केक खिलाने लगे। काम्या ने एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो ऑफ शोल्डर थी। काम्या एक घमंडी लड़की थी, उसके चेहरे पर एक एटीट्यूड रहता था। काम्या की दोस्त पारुल ने कहा, जाओ जाकर गौरी को भी खिला दो, और साथ ही अथर्व सर भी वहाँ खड़े हैं, उनको भी खिला देना। काम्या पारुल की बात मानते हुए गौरी की तरफ चली गई। उसने गौरी को केक खिलाने की जगह उसके कपड़ों पर डाल दिया, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। साथ ही धक्का दे दिया, जिससे वो अथर्व से टकरा गई जाकर। ऐसा होने पर गौरी तुरंत अलग होकर देखा तो
उसके बॉस थे। काम्या गौरी से सॉरी बोलकर अथर्व को केक खाने के लिए दिया तो उसने मना कर दिया कि मैं केक नहीं खाता। काम्या ने कहा, सर प्लीज, आज मेरा बर्थडे है। पर अथर्व को गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने गौरी को धक्का दिया और केक भी उसके ऊपर गिरा दिया। काम्या ने जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो अथर्व गुस्से से घूरने लगा, जिससे काम्या डरकर चली गई। गौरी आगे बढ़ी तो उसका दुपट्टा अथर्व की बॉस में फंसा था, तो वो नजरें नीचे करके खड़ी हो गई। डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। अथर्व ने पहले गौरी को देखा, फिर अपने हाथ को, फिर अपनी बॉस से चुन्नी निकाल दी तो गौरी तुरंत घर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली गई। अथर्व ने देखा गौरी गई तो उसने गुस्से से काम्या को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौरी को परेशान करने की। काम्या डर गई और उसने अथर्व से कहा, आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वो भी चली गई। अथर्व भी लिफ्ट की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा तो गौरी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। लिफ्ट आने पर दोनों उसमें चढ़ गए। अथर्व अपने मन में सोचने लगा, काश लिफ्ट रुक जाए। लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट खराब होने पर गौरी परेशान हो गई और वो घबराने लगी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। लिफ्ट रुकने पर अथर्व खुश हो गया। उसके मन की इच्छा जो पूरी हो गई थी। वो एकटक गौरी को देख रहा था। करीब 20 मिनट बाद लिफ्ट ठीक हुई और लिफ्ट ओपन हुई तो उसमें 40 के करीब का आदमी अंदर आया और उसने अथर्व से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर अथर्व ठाकुर, काफी टाइम बाद मिलना हुआ आपसे। कैसे हैं आप। अथर्व को उसका इस वक्त आना कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो कुछ देर गौरी को देखना चाहता था। लेकिन उसने कहा, हेलो मिस्टर विमल चौहान, आप बताइए। विमल बात तो अथर्व से कर रहा था, पर उसकी नज़रें गौरी पर थीं, जो अथर्व भी नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो अथर्व ने गौरी से कहा, मिस गौरी आप जाइए, मुझे मिस्टर विमल से कुछ ज़रूरी बात करनी है। गौरी तो चाहती थी कि जल्दी से यहाँ से चली जाए। वो जल्दी से घर के लिए निकल गई। अथर्व भी मिस्टर चौहान से बात करके घर के लिए निकल गया। बाहर पार्किंग में जब अथर्व आया, जिसमें पारुल चाहती थी कि गौरी काम्या की बर्थडे पार्टी में आए और वो उसकी बेइज्जती कर सके। काम्या ने कहा, मैं गौरी को नहीं बुला सकती। वो कैसे कपड़े पहनती है, उसके आने से मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे और मैं क्या कहूँगी इनसे, ये बहन जी मेरे साथ ऑफिस में काम करती हैं। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। अथर्व को उनकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वो घर चला गया। ठाकुर निवास सब हाल में ही बैठे शाम का नाश्ता कर रहे थे। दादाजी कुछ दिन के लिए काम से बाहर गए हुए थे। अथर्व ने पूछा, मम दादाजी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। शांति ने कहा, दादाजी फार्म हाउस गए हैं कुछ काम से, कुछ दिन में आ जाएंगे। तभी सालू ने कहा, माँ पापा कब आएंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। शांति ने कहा, बेटा कुछ दिन में काशी का काम खत्म करके आ जाएंगे। आज ही बात हुई थी फोन पर, तब पापा ने कहा था। शांति ने कहा, अब कोई सवाल नहीं, चुपचाप नाश्ता करो। आरिका ने कहा, आंटी जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज, अक्षित कब आएगा नाश्ता करने। शांति ने सवाल सुनकर अक्षित के कमरे की तरफ देखा तो कहा, लो आ गया। अक्षित को देखकर आरिका के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अक्षित आकर अथर्व और सालू के पास बैठ गया। आरिका ने सालू से कहा, सालू तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ ना। सालू पहले अक्षित और आरिका दोनों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर खड़ी होकर कहा, जी दी आप यहाँ बैठ जाइए। आरिका अक्षित के पास बैठकर धीरे से बोली, तुमने अभी तक किस नहीं की, 2 दिन हो गए। अक्षित हैरानी से आरिका को देखने लगा, फिर अपने मन में कहने लगा, ये लड़की सच में पागल है, कुछ भी कहती है। निकल ले यहाँ से, इसी में भलाई है। इतना कहकर वो उठने लगा कि आरिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते हुए बुआ दादी ने देख लिया। वो आरिका से बोली, आरिका तुमने इसका हाथ तो पकड़ लिया है, पर देखना कहीं ऐसा ना हो तुम भी इसकी तरह सांवली हो जाओ। आरिका को दादी बुआ की बात पर गुस्सा तो बहुत आया। उसने अक्षित के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और अपना गाल अक्षित के गाल से रगड़ने लगी। फिर उसने सालू की तरफ देखकर पूछा, सालू देखना तुम्हारे भाई का रंग मुझ पर चढ़ा क्या। सालू हैरानी से आरिका को देख के नामे गर्दन हिला दी। आरिका ने दूसरा गाल फिर अक्षित के गाल से रगड़कर अथर्व की तरफ देखकर पूछा, अथर्व देखना तुम्हारे भाई की तरह मैं सांवली हो गई क्या। अथर्व ने हैरानी से उसे देखा और नामे सिर हिला दिया। फिर आरिका ने हंसकर दादी बुआ से कहा, मेरे ऊपर तो अक्षित का रंग नहीं चढ़ा, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे ऊपर अक्षित का रंग चढ़े। आरिका की बात सुनकर अक्षित ने झटके से अपने हाथों को खींचा
और आरिका पर गुस्सा करके कहा, तुम्हें तमीज नहीं है, बड़े छोटे का लिहाज सब भूल गई हो। तुम्हारे अंदर तो रत्ती भर शर्म भी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना कहकर अक्षित गुस्से में बाहर चला गया। अक्षित गुस्से में घर से बाहर निकल ही रहा था कि उसे घर के अंदर पुलिस आती दिखी, जिससे वो वहीं रुक गया। तब तक इंस्पेक्टर विवेक और कुछ हवलदार अंदर आ गए। विवेक 26 साल का लड़का था, जो ठाकुर फैमिली को बहुत अच्छे से जानता था। उसका अक्षित से हमेशा ही मिलना जुलना होता रहता था। अक्षित और विवेक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए दोनों ही बहुत अच्छे एक दूसरे को जानते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं। अक्षित ने विवेक को देखकर पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? विवेक ने कहा, मैं यहाँ मिस सारिका सिन्हा को मर्डर केस में अरेस्ट करने आया हूँ। विवेक की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड होकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। विवेक की बात सुनकर आरिका को घबराहट होने लगी। आरिका अक्षित और विवेक के पास आई और बोली, इंस्पेक्टर सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो कुछ दिन पहले ही अमेरिका से आई हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, जिस रात आप आई थी उस रात आपने करण खन्ना को जान से मार दिया। आरिका ने घबराहट के साथ कहा, मैं किसी करण खन्ना को नहीं जानती। मैं क्यों उसे मारने लगी? कौन है करण खन्ना? अक्षित ने बीच में आते हुए कहा, विवेक, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आरिका तो किसी को जानती भी नहीं है यहाँ किसी को, और कुछ दिन ही हुए हैं उसे यहाँ आए हुए, और तुम कह रहे हो कि उसने मर्डर कर दिया। विवेक ने कहा, जिस रात ये मैडम आई थी उसी रात इन्होंने करण खन्ना को मार दिया। हमारे पास सबूत है कि मर्डर इन्होंने ही किया है, और जब खून हुआ तब ये उसके साथी थी। अक्षित ने आरिका की तरफ मुड़कर कहा, तुम जिस रात आई थी किसके साथ थी और क्या कुछ किया है तुमने? आरिका ने कहा, वो मैं करण के साथी थी, लेकिन वो तो मेरा एक दोस्त था और मुझे नहीं पता था कि उसका नाम करण खन्ना है। अक्षित ने गुस्से से आरिका को घूरा फिर कहा, तुमने उसे जान से क्यों मारा? ऐसा क्या किया था उसने? आरिका ने नजर नीचे करके कहा, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो मैंने उसके सिर पर हॉकी स्टिक से मार दिया और वहां से भाग गई। मुझे नहीं पता था कि 2 बार हॉकी के मार से वो मर जाएगा। अक्षित ने अपने सिर को हाथ से सहलाया और फिर कहा, तुम समझ नहीं रही हो। तुमने जिस इंसान को मारा है वो यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन रघुनाथ खन्ना का पोता है। करण खन्ना था। तुम कहीं भी चली जाओ वो तुम्हें आकाश पाताल कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे। विवेक ने कहा, अक्षित, अभी हमें इनको पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा और तुम हमें अपना काम करने दो। अक्षित ने कहा, मैं आरिका की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम जब कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं लेकर आ जाऊँगा। विवेक ने कहा, फिर भी लेकर जाना ही होगा क्योंकि यह एक मर्डर केस है। अक्षित ने कहा, देख विवेक, नाना जी भी इस वक्त यहाँ नहीं है, तू मेरी बात समझना। विवेक ने कहा, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, पर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है। मैं इसे लेकर नहीं गया तो वो लोग इसे मार देंगे। अक्षित विवेक की बात समझ रहा था। उसने आरिका को देखकर कहा, तुम विवेक के साथ जाओ, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। आरिका डरी हुई थी। उसने अक्षित का हाथ पकड़ लिया और डरते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज तुम इनसे कहो ना। अक्षित ने आरिका को समझाते हुए कहा, तुम विवेक के साथ जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ बेल के पेपर लेकर। विवेक ने कहा, तुम्हें लगता है कि आरिका को बेल मिलेगी? रघुनाथ खन्ना इसकी बेल नहीं होने देगा। अक्षित ने कहा, मैं जानता हूँ वो लोग कैसे हैं, पर एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। और आरिका हमारी मेहमान है, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूँगा। तुम बस आरिका का ध्यान रखना, और मुझे नहीं लगता कि करण को इसने मारा होगा। विवेक ने हमें से रिलाया और आरिका को लेकर जाने लगा। आरिका ने पीछे मुड़कर अक्षित की तरफ देखकर कहा, प्लीज लाइफलाइन, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। आरिका की आंखों में आंसू थे। अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अथर्व अक्षित के पास आया और बोला, अब क्या होगा भाई, ये तो बहुत भोली और मासूम लगती है, मुझे नहीं लगता है किसी को मार सकती है। अक्षित ने कहा, लगता तो मुझे भी नहीं है कि इसने किसी को मारा होगा, पर किसी ने तो करण खन्ना को मारा है जिसमें इसको फंसाया है। मैं जाता हूँ। अक्षित वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अथर्व, सालू, बुआ, दादी, शांति जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। अथर्व ने तुरंत दादाजी को फोन लगाया और सारी बात बताकर जल्दी से जल्दी आने के लिए कह दिया। अक्षित अपने ऑफिस आया। वो बहुत परेशान था और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। वो क्या करे और कैसे करे।
क्योंकि आरिका पर खून का इल्जाम लगा था और इसमें बेल मिलना मुश्किल था। अक्षित ने बेल बजाई तो उसका असिस्टेंट अंदर आया, जिसका नाम रुद्र है। रुद्र एक डेसिंग स्मार्ट एंड शार्प माइंड का लड़का है। अक्षित को ऑफिस में किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो रुद्र पर है। रुद्र ने अभी ही लॉ की स्टडी कंप्लीट की है और पिछले 6 महीने से अक्षित के साथ काम कर रहा है। रुद्र जब पहली बार सालू को देखा था तब से ही उसे पसंद करता है और उसका अक्षित के साथ जॉब करने का कारण भी सालू ही है। अक्षित के साथ काम करने से वो सालू को देख सकता है। अक्षित ने कहा, मुझे करण खन्ना की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। रुद्र ने कहा, अब क्या किया करण ने? अक्षित ने कहा, करण खन्ना की मौत हो गई है। रुद्र ने कहा, जिसने भी ये काम किया है बहुत ही पुण्य का काम किया है। अक्षित ने कहा, मेरे नाना जी की फ्रेंड की पोती अमेरिका से इंडिया आई है। उसी रात करण खन्ना का मर्डर हो गया है और इसका इल्जाम आरिका पर लगा है। मैं आरिका की तरफ से केस लड़ रहा हूँ। जाओ जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। रुद्र ने कहा, मुझे तो बेल होना मुश्किल लग रहा है। वो लोग आरिका की बेल नहीं होने देंगे। अक्षित ने अपने माथे पर हाथ रखकर परेशान होकर कहा, मुझे पता है, पर वो लोग बेल नहीं होने देंगे, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। रुद्र ने कहा, जी सर, मैं लेकर आता हूँ करण खन्ना की सारी इन्फॉर्मेशन। रुद्र केबिन से चला गया। कुछ घंटे बाद रुद्र करण की फाइल लेकर आया। रुद्र ने अक्षित को करण की इन्फॉर्मेशन पढ़कर सुनाने लगा। सर, करण खन्ना, हाइट 5 फुट 10 इंच, एज 23 साल, प्ले बॉय, नशेड़ी, जुआरी, अयाज किस्म का लड़का था। एक बार एक रेप केस भी हुआ था, लेकिन शायद खन्ना ने वो दबा दिया था। सर, शॉर्ट में कहूँ तो आरिका मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है, एक बड़े राक्षस को इस दुनिया से कम करके। अक्षित ने अपने मन में सोचा, पर बेल किस बेस पर कराऊं? अक्षित और रुद्र ने कुछ वक्त में सबूत इकट्ठे किए और पुलिस स्टेशन के लिए चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अक्षित विवेक के केबिन में चला गया। विवेक वहां कोई फाइल रीड कर रहा था। अक्षित ने टेंशन में कहा, मुझे ये बताओ कि क्या स्टेटस है? विवेक ने कहा, पूरे 10 करोड़ दिए हैं खन्ना ने टॉर्चर करने के लिए। यह सुनकर अक्षित और परेशान हो गया। अक्षित ने कहा, वो बहुत नाजुक है, एक थप्पड़ भी नहीं सह पाएगी और उसको टॉर्चर किया तो जिंदा नहीं बचेगी। विवेक ने कहा, मैं आज रात उसे टॉर्चर नहीं करूंगा। कल तक तुम उसे कैसे भी बेल करवा लो, नहीं तो आगे मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऊपर के सभी ऑफिसर बिके हुए हैं। वो लोग बिना टॉर्चर के नहीं मानेंगे। अक्षित ने कहा, मैं आरिका से मिल सकता हूँ? विवेक ने मिलने के लिए हाँ कर दिया। अक्षित तुरंत आरिका के सेल के पास आ गया। आरिका अक्षित को देखकर जोर जोर से रोने लगी और अक्षित के गले लग गई। आरिका ने कहा, लाइफ लाइन, तुमने कहा था कि जल्दी आओगे, पर तुम पूरे 5 घंटे लेट हो। अक्षित ने आरिका की कमर को रब करते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने करण को मारा है? सच सच बताना। आरिका ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ 2 बार हॉकी से सिर पर वार किया था। मुझे नहीं पता था कि वो इतने में ही मर जाएगा। आरिका ने कहा, लाइफ लाइन, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से ले चलो। अक्षित ने कहा, मेरी बात सुनो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा। बेल मिलनी आसान नहीं है, तुम समझ रही हो ना? आज बेल नहीं हो पाएगी। कल कोर्ट में कुछ एविडेंस सबमिट करने होंगे, तब कहीं तुम्हारी बेल हो पाएगी। आज रात तुम्हें यहीं जेल में रहना होगा। यह बात सुनकर आरिका फूट फूट कर रोने लगी। आरिका ने रोते हुए कहा, लाइफ लाइन, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बहुत टाइम तक अक्षित आरिका को समझाता रहा, लेकिन आरिका अक्षित को छोड़ ही नहीं रही थी। विवेक के ऑफिस में रुद्र और विवेक बातें कर रहे थे। विवेक ने कहा, 1 घंटा हो गया, अक्षित अभी तक नहीं आया। कहीं मैडम से ही चिपक तो नहीं गया? रुद्र ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अभी उनका दिल टूटा है तो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। वो तो उनके नाना जी की फ्रेंड की पोती है, इसलिए एफर्ट लगा रहे हैं। अक्षित ने देखा आरिका उसे जाने नहीं दे रही, तो उसने आरिका से समझाते हुए कहा, मैं विवेक से मिलकर आता हूँ। अगर वो कहेगा तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। आरिका को समझाकर अक्षित विवेक के पास चला गया। विवेक ने अक्षित को देखकर कहा, मिल लिए आरिका से? अक्षित ने कहा, आरिका बहुत डरी हुई है। क्या मैं आज यहीं लॉकअप में रुक सकता हूँ? क्या? विवेक और रुद्र ने जब ये सुना तो एक दूसरे को आंखें बड़ी करके शॉक्ड होकर देखने लगे।
विवेक ने कहा, तुझे पता है यह अलाउड नहीं है, पर मैं अपने रिस्क पर रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरी आज रात की शिफ्ट है, तो तू रुक सकता है। अक्षित ने कहा, तो मैं रुक जाता हूँ। अक्षित ने रुद्र से कहा, मेरा लैपटॉप और करंट की फाइल ले आओ, मैं यहीं से बाकी का काम करूँगा। अक्षित तारिका के पास आ गया। विवेक और रुद्र एक दूसरे को आंखें छोटी करके देख रहे थे, जैसे कह रहे हो ये लड़का तो गया। रुद्र विवेक के केबिन से ऑफिस के लिए चला गया। अक्षित वहां से आरिका के लॉकअप के पास बाहर खड़ा होकर आरिका को समझा रहा था। आरिका अंदर खड़ी रो रही थी, उसकी हालत रो रो कर खराब हो गई थी। अक्षित लगातार समझा रहा था। अक्षित ने कहा, तुम ऐसे रोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों डर रही हो? आरिका ने कहा, लाइफ लाइन, मैंने सोचा था कि जब मैं मुंबई आऊंगी तो घूमूंगी और छोले भटूरे और बड़ा पाव खाऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर पुलिस पकड़ लेगी। अक्षित ने कहा, तुम्हें इस हालत में भी खाने की पड़ी है? आरिका ने रोते हुए अक्षित से कहा, अगर मुझे फांसी की सजा हो गई तो क्या तुम मुझे नान, पनीर, पाव भाजी, समोसा, छोले भटूरे सब खिला दोगे ना? अक्षित ने आरिका की बात पर हंसते हुए कहा, तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी तो तुम्हारे मरने से पहले सब खिला दूंगा, डोंट वरी। रुद्र भी आ गया था। रुद्र ने फाइल, लैपटॉप और कुछ बुक्स अक्षित को दे दी। अक्षित ने अपना सामान लेकर लॉकअप के बाहर जमीन पर बैठ गया। अक्षित ने देखा आरिका मच्छर के कारण परेशान हो रही थी, तो उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र भी अक्षित की बात समझ गया। रुद्र मन ही मन कह रहा था, सर इसका आप फरमाए और काम मैं करूं। चलो कोई बात नहीं बड़े साले साहब, इतना तो काम मैं कर ही सकता हूँ। रुद्र क्रीम लाकर आरिका को देते हुए कहा, मैडम इसे लगा लीजिए, फिर मच्छर आपको नहीं काटेंगे। आरिका ने रोते हुए क्रीम लेकर लगा ली। अक्षित ने थोड़ी देर बाद पूछा, आरिका कुछ खाओगी? आरिका ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।